नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, पहला सवाल है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? कौन सा परिमेय संख्या? दोस्तों, पाई तो अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है। ये ऑप्शन सी को देखिए। ऑप्शन सी को देखिए, √16/√25 है। दोस्तों, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5 होता है। 4/5 क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो दोस्तों, आपको सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान होगा। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम लोग 1/अल्फा + 1/बीटा में एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ से दोस्तों अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसको लिख सकते हैं। दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, इसलिए ये हो जाएगा -2। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, ये हो जाएगा 3/1, 3 हो जाएगा। तो दोस्तों आंसर आ रहा है -2/3। अब देखना है ऑप्शन नंबर क्या होगा, -2/3। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? दोस्तों ध्यान देना है सवाल पर कि कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कौन परिमेय संख्या होगा। इसमें परिमेय संख्या को चुनना है। दोस्तों आपको पता है √7 अपरिमेय संख्या है, √3/7 ये भी अपरिमेय है, √2/5 ये भी अपरिमेय है। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी का क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? दोस्तों बहुपद नहीं है, हम जानते हैं बहुपद होने के लिए शर्त हैं, रूट में नहीं होना चाहिए, चर मान जो होता है वो रूट में नहीं होना चाहिए, या चर मान का जो पावर होना चाहिए उसका जो घात होता है वह निगेटिव नहीं होना चाहिए। दोस्तों तो -7 बहुपद है, y² + 2√2 परिमेय संख्या है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को जब देखिएगा तो यहाँ चर मान रूट के अंदर में है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अगला सवाल है, युगपत समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 का निकाय है। क्या है देखना है, हल संगत होता है कि असंगत है कि अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या इनमें से कोई नहीं देखना है। दोस्तों आपको तुलना करना पड़ेगा, a1/a2 बराबर b1/b2। तुलना करना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से। देखना है a1/a2 यहाँ 2/a2 हो गया 4 बराबर आ रहा है किसके? b1/b2। b1 हो गया 3, b2 हो गया 6। देखना है ये बराबर होता है c1/c2। c1 हो गया दोस्तों -5/c2 हो गया -9। दोस्तों ये तो बराबर है, चूँकि इसको जब काटिएगा तो 1/2, ये काटिएगा तो 1/2, ये दोस्तों बराबर नहीं आ रहा है, अंतिम में कट रहा है। ये आपको फॉर्म हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 का। तो दोस्तों ऐसा फॉर्म होता है, तो हम कह सकते हैं इसका हल असंगत होगा। तो दोस्तों सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर का। अगला सवाल है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होते हैं। दोस्तों विवेचक 0 से बड़ा, दोस्तों कहने का मतलब है डी जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से मूल क्या हो जाएगा? मूल तो दोस्तों वास्तविक होगा ही और असमान भी होगा, असमान। तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा आपको वास्तविक और समान, वास्तविक और भिन्न। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए नंबर। अगला सवाल है, समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कहता है x + 2y = 9 है। दोस्तों आपको दिया है x = 5,
तो 5 दे दीजिए इसमें मान, प्लस 2y बराबर हो गया 9। ये 2y इजकल टू 9 माइनस 5। दोस्तों 2y इजकल टू हो गया 4। तो y इजकल टू यहाँ से हो जाता है आपको 2। देखना है सही ऑप्शन क्या कहाँ है। दोस्तों सही ऑप्शन आपको बी का है। अगला सवाल है दोस्तों, AP 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर क्या होगा। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, सार्वंतर निकालने के लिए एक कंसेप्ट है, अगले पद में से ठीक उसके पीछे वाले पद को घटा देना है। दोस्तों अगला पद है आपका 10 में से 4 घटेगा 6 होगा। तो सही ऑप्शन देखना है दोस्तों क्या है, सही ऑप्शन 6 कहाँ है, बी। तो बी नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है 10 नंबर का, कहता है त्रिभुज ABC में दोस्तों क्या है, त्रिभुज ABC में D और E जो है, DAB का EAC का मध्य बिंदु है और साथ ही DE समांतर BC है। दोस्तों थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, हम जानते हैं थेल्स प्रमेय का जब प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा AB बट्टे AD बराबर AC बट्टे AE और ये हो जाएगा BC बट्टे बराबर हो जाएगा BC बट्टे DE। दोस्तों यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ देखते हैं दोस्तों, क्यों ना हम AB को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 2AD बट्टे AD तो है ही, ये हो गया BC का मान दिया है 8 बट्टे DE। दोस्तों AD से AD कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा दोस्तों 2DE बराबर 8। तो यहाँ से DE हो जाएगा दोस्तों आपको 4। देखना है दोस्तों सही ऑप्शन आपका क्या है, सही ऑप्शन आपको DE 4 सही ऑप्शन दोस्तों सी मिल रहा है। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर का, कहता है समांतर। दोस्तों यहाँ से मिस से लिखा गया है क्षेत्रफल, क्षेत्र समांतर श्रेणी -3 -1 बटे 2 2 का 11वां पद क्या होगा। दोस्तों 11वां पद के लिए सबसे पहले हमें 11वां पद A11 निकालने के लिए हमको A प्लस 10D की आवश्यकता पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको A बराबर आ रहा है, A का मान हो गया दोस्तों यहाँ से -3, D का मान देखना है यहाँ से -1 बट्टे 2 में से घटा देना है -3 को, चूँकि अगला पद में से पिछले पद को घटाएंगे तो माइनस माइनस +3 हो गया। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा लघुत्तम 2 और ये हो जाएगा -1 + 6, ये हो जाएगा 5 बट्टे 2। तो D का मान हो गया यहाँ से 5 बट्टे 2। तो दोस्तों A11 बराबर यहाँ से A11 बराबर हो गया A प्लस 10D। तो A का मान -3 + 10 गुना D का मान 5 बट्टे 2। तो 2 का 2 2 पंचे 10 हो रहा है, ये हो गया -3 + 5 25। दोस्तों 25 में से 3 गया तो ये हो रहा है आपको 22। देखना है सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन हो रहा है आपको दोस्तों A नंबर 22। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है दो समरूप त्रिभुजों में ABC और एवं DEF में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में क्या होगा। दोस्तों दो त्रिभुज आपको दिया गया है, ध्यान देना है, बहुत ही आसान सवाल है, डायरेक्ट थ्योरम पे है। दोस्तों ये हो गया त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज है DEF। दोस्तों इसके संगत भुजा को देखना है AB और DE, BCEF, ACDF में। दोस्तों हम लोग जानते हैं थ्योरम में दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो दोस्तों इसका जो संगत भुजा अभी हमने देखा
कि ए बी और डी ई, तो यहाँ दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। इसका संगत भुजा होगा, आपको यहाँ से देख सकते हैं ए बी सी और त्रिभुज इसमें डी ई एफ में ए बी, तो दोस्तों ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बट्टे इसका संगत भुजा हो गया डी ई का स्क्वायर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही ऑप्शन है आपको सी। अगला सवाल है दोस्तों, बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है? 4, -3 दोस्तों देख सकते हैं, प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो दोस्तों क्या है 4, -3, 4, -3 किस चतुर्थांश में है? दोस्तों प्लस माइनस आपने देखा चतुर्थ पाद में है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा। दोस्तों ये इस टाइप का सवाल एक तो रहेगा ही। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत जल्दी आप तोड़ सकते हो इसे, बहुत भारी नहीं है। कहता है यदि a + b = 90 डिग्री हो तो cos a का मान, दोस्तों a प्लस, देखिए यहाँ a + b = 90 डिग्री है, cos a का मान तो a रख लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा 90 - b। दोस्तों जब हम दोनों तरफ cos लगाएंगे, ये हो जाएगा cos a बराबर, ये हो जाएगा cos 90 - b। तो दोस्तों ये हो जाएगा cos 90 - थीटा, क्या होता है sin थीटा। तो दोस्तों आसान बात है, cos a बराबर यहाँ हो जाएगा sin b। दोस्तों देखते हैं sin b किस ऑप्शन में आ रहा है। दोस्तों यहाँ से sin b ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है दोस्तों, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब छाया की लंबाई 30 मीटर। दोस्तों इसके पहले फिगर को समझ लेते हैं। फिगर है दोस्तों ऐसा, कहता है कि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री, दोस्तों यहाँ ये हो गया 60 डिग्री, और छाया की जो लंबाई है ये 60 डिग्री हो गया, ये छाया की लंबाई यहाँ से 30 मीटर हो गया। तो छाया बनाने वाले उधर मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं ये h है। दोस्तों यहाँ से ये हमको ये h और ये आधार दिया है, ये थीटा है, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब आधार से संबंधित सूत्र होता है टेन, तो दोस्तों टेन 60 ले लेते हैं, ये हो जाएगा h/30। टेन 60 का मान होता है दोस्तों √3 बराबर h/30। तो दोस्तों कोना कोनी गुना करेंगे तो h बराबर यहाँ से हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 30√3। दोस्तों अब देखना है सही ऑप्शन कहाँ है, 30√3। दोस्तों 30√3 सही ऑप्शन हो गया आपको ए नंबर में। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यदि 18 नंबर का सवाल है, वृत्त का केंद्र सी का निर्देशांक O, R के अंतःभाग में एक बिंदु P है, तो निम्न में से कौन सत्य है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखना है दोस्तों, ऐसा सवाल देखना है। यहाँ देख रहे हैं हम फिगर से, आप समझ सकते हैं कि अगर P वृत्त पर रहता तो हम कह सकते थे ये त्रिज्या के बराबर होता। तो दोस्तों ये त्रिज्या से निश्चित रूप से छोटा होगा, इसलिए सही ऑप्शन छोटा होगा, इसलिए सही ऑप्शन आपका बी आता है। दोस्तों आप सही ऑप्शन बी को टिक लगाएंगे। अगला सवाल है भाई, यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर, यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दोस्तों ऐसा सवाल है, कोई एक मीनार है, मीनार के पाद से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक मीनार का उन्नयन कोण, दोस्तों ये उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई h बराबर क्या होगा? दोस्तों बस सेम सवाल है, यहाँ से टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा 60 बराबर ये हो जाएगा दोस्तों h/50। दोस्तों ये हो गया √3 बट्टे, अपना मन से एक कर सकते हैं, h/, ये 50 हो गया, कोना कोनी जब गुना करोगे तो h = ये हो जाएगा 50√3। दोस्तों देखना है सही ऑप्शन 50√3 कहाँ है, 50√3 ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। अगला सवाल है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। दोस्तों किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, दोस्तों आप देख सकते हैं कोई बाहर में कोई बिंदु है, यहाँ से आप स्पर्श रेखा कैगो खींच सकते हैं।
वह बिंदु से दोस्तों स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों ये तो सिंपल है, थीटा कोण जब त्रिज्यखंड का बनता है, इस टाइप से त्रिज्यखंड जब बनता है, इसका कोण थीटा है, ये थीटा है दोस्तों, और ये आर हो गया, ये आर हो गया, तो ये होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये तो आप जानते हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 21 नंबर का सवाल में आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों अब सवाल है 22 नंबर का, कहता एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों घबराना नहीं है, यहाँ से एक भुजा निकालेंगे। एक भुजा कैसे होगा, करनी घात में 3 देंगे, 125, तो दोस्तों ये निकल जाएगा आपको 5। और इसका कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर दोस्तों, तो 5 का स्क्वायर, 6 गुना 5 का स्क्वायर 25, 25 छाके कितना है दोस्तों 110 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन देखना है 125 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों सही ऑप्शन आपका डी आ रहा है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए वृत्त एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात। दोस्तों बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, इसको हम लोग देखेंगे। कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए। दोस्तों ऐसे देखिए, यहाँ वृत्त का त्रिज्या आर है, यहाँ 2r हो जाएगा। तब कहता है नए वृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई आर हो गया दोस्तों 2r बट्टे पुराने वृत्त, मतलब पहले वाला जो वृत्त है उसका तो दोस्तों वही होगा 2 पाई आर। दोस्तों 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर से आर कट गया, ये हो गया 2/1, मतलब 2:1 होगा। दोस्तों ऑप्शन देखना है 2:1, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है, यदि ई कोई घटना हो तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मान। दोस्तों आप तो जानते हैं 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन सही होगा इसका। दोस्तों कहता है कि निम्न में 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। दोस्तों हम जानते हैं किसी भी घटना का प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकता है। किसी भी घटना का जो प्रायिकता होता है वो 0 से अधिक या 0 के बराबर और 1 से कम ही होता है, या 1 के बराबर होता है। किसी भी घटना का प्रायिकता, अधिकतम प्रायिकता का मान 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ माइनस में 15 किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 27 नंबर का, 5, 3, 7 रत्ना की माध्यिका क्या है। दोस्तों यहाँ देख लेते हैं इसमें कितने प्रेक्षण है, प्रेक्षणों की संख्या सम है कि विषम है। दोस्तों देखते हैं प्रेक्षण की संख्या, जब देखेंगे यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, यहाँ से विषम है। तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं माध्यिका का, n+1/2वां पद इसका दोस्तों माध्यिका होगा। जबकि इसको हम पहले इसको सही से आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले n+1/2वां पद, तो दोस्तों 7 + 1/2 मतलब 8/2, मतलब चौथा पद इसका माध्यिका होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 होता है। दोस्तों इसका माध्यिका हो जाएगा आपको 4। गिनिए इधर से 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4। दोस्तों चौथा पद इसका माध्यिका होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है एक पासा को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। दोस्तों एक पासा को जब फेंकते हैं 3 आने की प्रायिकता, आप एक पासा को फेंक के देखिए 3 सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगा, और टोटल कितना घटना होता है तो 6, तो 1/6 होगा। दोस्तों सही ऑप्शन हो गया आपको बी। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है यदि कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB
का मौसो गुना ए बी का लॉसो मीन्स किसके बराबर। दोस्तों बस हम लोग बहुत आसान है, जानते हैं कि पहली दो संख्याओं का लॉसो गुना मौसो बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो दोस्तों ये हो जाएगा ए गुना बी, ये हो जाएगा दोस्तों पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी कि ए गुना बी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। दोस्तों ये तो शुरुआती में ही आपको बता दिया गया है, वैसे आपको ये खुद बनाना है। आपको इसका आंसर मालूम करवा देते हैं। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। दोस्तों ये हो जाएगा 5 अल्फा इंटू बीटा 7, 5/7। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या। दोस्तों दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो एक होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो एक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या आप तो जानते हैं, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, अगला सवाल है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 समीकरण इतना, तो क्या होगा। दोस्तों अंतिम में कट रहा है तो इसका कोई हल नहीं होगा। दोस्तों यहाँ से कोई हल नहीं होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। दोस्तों x+1 इंटू x-2 इसको गुना कीजिएगा, द्विघात समीकरण होता है। बी नंबर में द्विघात समीकरण है, डी नंबर में द्विघात समीकरण है, जाहिर सी बात है सी नंबर में दोस्तों ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का डैश होता है, अद्वितीय हल होता है। दोस्तों क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। ये दोस्तों यहाँ से x² - 5 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा ±√5। दोस्तों रूट में 5 आता है प्लस माइनस, तो अपरिमेय संख्या ही होगा। +√5 अपरिमेय होता है, -√5 भी अपरिमेय संख्या होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC, समबाहु त्रिभुज है दोस्तों। मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, तब AB का स्क्वायर बट्टे AD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बट्टे AD का स्क्वायर क्या होगा। दोस्तों AB का स्क्वायर बट्टे AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ से। दोस्तों हम लोग AD ये हो गया, AB का स्क्वायर को रहने देंगे। AD का जो स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ AD को हम लोग लिख सकते हैं 2AB का, सॉरी ये एक मिनट दोस्तों माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस हो जाती है। ये AB का स्क्वायर बटे AD का स्क्वायर है। दोस्तों AB को लिख सकते हैं 2AD का स्क्वायर, 2AD का सॉरी